नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ताम्रपाषाण काल के पश्चात का इतिहास प्राचीन भारत में विद कपिल गौर सर के साथ, और वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं, पहली प्रथम स्मार्ट सिटी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका एक सामान्य सा परिचय। सामान्य से परिचय में देखते हैं कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी हड़प्पा क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसके पुरातात्विक अवशेष खोज के दौरान हमें हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि इस सभ्यता का सर्वाधिक जो विकास हुआ, चाहे वो नगरीकृत रहा हो चाहे वो व्यापारीकृत रहा हो, वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के और सिंधु घाटी के आसपास हुआ, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं इस सभ्यता के अध्ययन पर। तो इस सभ्यता को किसमें रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल में। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। पहला भाग आपको मैंने पढ़ाया अभी ऐतिहासिक काल, जिसमें कि ऐतिहासिक काल में हमने देखा कि उसे पाषाण काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो वहीं आगे चलकर हमने ताम्रपाषाण काल को भी चर्चा की, जहां लिपि और भाषा विकसित अवस्था में नहीं थी, सिर्फ मानव ने धीरे धीरे उपभोक्ता से उत्पादक की श्रेणी में आया, शिकार से आते आते कृषि कार्य तक वो अपने आप को विकसित किया। तो वहीं इस हड़प्पा सभ्यता में मनुष्य ने अपने आप को स्मार्ट सिटी तक डेवलप करने तक, व्यापारीकृत तक और तकनीकी विकास तक डेवलप कर लिया था। तो देखिए, आद्यऐतिहासिक काल जहां लिपि और भाषा है, परंतु जिसे पढ़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि आप पढ़ के बता दो, मेरे से तो नहीं पढ़ा गया। देखो आप, इस प्रकार की ये लिपि लिख कर गए हैं, है ना। अब इस लिपि को कौन पढ़ेगा बताइए आप। ये देखिए आप, इनकी लिपि, है ना। हम लिपि पर भी अलग से चर्चा करेंगे कि ऐसी लिपि थी, परंतु इस प्रकार के चिन्ह भाव चित्रात्मक लिपि है, जहाँ चित्र के द्वारा कुछ फील बताया जा रहा है, कुछ मतलब मैसेज दिया जा रहा है। हम भी तो संकेतों का इस्तेमाल आज भी करते हैं, जिसके माध्यम से हम मैसेज देते हैं। जैसे कि किसी को कुछ देना नहीं है तो ऐसे दिखाते हैं, है ना। या हम विक्ट्री, विजय के लिए ऐसे हम साइन का यूज करते हैं, है कि नहीं। हम भुआयों का यूज करते हैं, हम आंखों का भी यूज करते हैं। बोलिए, तो आज भी हम साइन का इस्तेमाल करते हैं, तब भी लोग साइन का इस्तेमाल कर, चिन्हों का इस्तेमाल करते थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो वैसे ये साइन चिन्ह है, परंतु आज के समय में कहीं ना कहीं मैच करते ही नहीं है किसी भी लिपि या भाषा से, इसलिए हम इन्हें आज भी पढ़कर भी समझ भी ना तो पढ़ पाए ना समझ पाए। ठीक है, बस ये समझ पाए कि ये कुछ चिन्हों को हम समझ पाए, पर उनका मीनिंग आज भी हम निकाल नहीं पाए। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है कि जिसमें लिपि और भाषा थी, पर जिसे पढ़ा नहीं गया है। इसका समय समय के बारे में विद्वानों मतभेद है, याद रखना। इसका समय मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यह एग्जैक्ट समय क्या रहा होगा, क्योंकि यह विस्तृत लाखों किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी, जहां अलग अलग समय से अलग अलग अवशेषों ने अलग अलग समय का निर्धारण किया कि इस समय ये विकसित हुआ क्षेत्र, इस समय यह विकसित हुआ क्षेत्र। इसलिए इसका समय निर्धारण करना बहुत मुश्किल है, और अभी भी खुदाई में विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक अवशेष अभी भी प्राप्त हो रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के थे। इसलिए समय निर्धारण करने में विद्वानों मतभेद। जैसे जॉन मार्शल कहते हैं 3250 से 2750 बीसी तक इसका समय था। तो वहीं अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि 2800 बीसी से 2500 बीसी, मतलब ईसा पूर्व। तो वहीं एस आर शर्मा जी कहते हैं 2500 से 1800 ईसा पूर्व। तो एस आर शर्मा जी ने जो कहा है 2500 से 1800, लगभग इसी में यह सभ्यता सबसे परिपक्व अवस्था में थी। कैसी अवस्था में थी? परिपक्व अवस्था। आप देख सकते हैं प्रारंभिक अवस्था हड़प्पा सभ्यता की जो थी वो 3500 से 2600 के बीच में थी, जहां हड़प्पा सभ्यता प्रारंभ अवस्था में थी। मतलब पहले ग्राम थी, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे नगरीकृत हुई, परिपक्व अवस्था 2600 से 1900, पर उत्तर अवस्था मतलब जिस अवस्था में जाकर हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। पतन के कारणों पर भी चर्चा करेंगे कि सभ्यता का पतन क्यों हुआ, क्योंकि आज जिस प्रकार से हम जलवायु में परिवर्तन देख रहे हैं, जिस प्रकार से महामारी फैल रही है कोरोना जैसी, उससे हमें लग रहा है कि हमारा भी पतन ना हो जाए, और इनका भी पतन हुआ तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। कारण ये लिखे गए हैं, पर इस प्रकार से लिखे गए हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या पता हमें कारण समझ में ना, जब तक हम इसे समझें, जब तक हम भी कहीं ना कहीं खुदाई में निकले अवशेषों में, लोग कहेंगे कि देखो ये भी नहीं बट गए। सोचो, एक नगरीकृत सभ्यता का पतन हो गया, तो देखेंगे हम कैसे पतन हुआ, क्यों पतन हुआ, और आज कंपैरिजन करके भी समझेंगे कि भाई आज के समय में हम कहाँ इसे देख सकते हैं, किस संदर्भ में हम समझ सकते हैं, ताकि हम अपने आप को पतन होने से बचा सकें। सतत विकास यही तो कहता है कि पतन होने से बचाने के लिए हमें आज संसाधनों का संरक्षण करना होगा। हड़प्पा सभ्यता पूरे विश्व को एक मैसेज दे रही है कि भाई हम आपसे
कई गुना विकसित थे। ऐसी ऐसा लिख के गए हैं हम, जो आज ऐसे हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने ज्ञानी थे, सोचो आप कि ऐसा लिख के गए हैं, हम आज तक नहीं समझ पाए। हमसे कई गुना इंटेलिजेंट थे हम। उनका यार अभी पढ़ेंगे ना नगरीकरण उनका, भाई जो नगरीय क्रांति स्मार्ट सिटी जो हम आज की बात कर रहे हैं, ये पहले ही हो चुकी है हमारे देश में, 7-8 हज़ार साल पहले ही हो चुकी है आज से, सोचो आप। इसके बाद भी उनका पतन हो गया, तो हमें समझना चाहिए भाई कि अर्थ पर जो भी हम कर रहे हैं उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या गलत पड़ रहा है इम्पैक्ट, क्या अच्छा पड़ रहा है, ये आज कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे नकारात्मकता फैलती गई पर्यावरण में, जलवायु में, तो समझ लेना। हाँ, पर प्रकृति हमें मौका नहीं देगी, सीधा पता नहीं होगा, खुदाई नहीं मिलेंगे आने वाले लोग, फिर फालतू का अंदाजा लगाएंगे कि ये लोग आपस में एक साथ दफनाए गए हैं, मतलब यहाँ सती प्रथा थी। हम कहते हैं लोथल में हमें महिला और पुरुष के एक साथ अवशेष प्राप्त होता, हम कहते हैं यहाँ सती प्रथा, अब वो थी कि नहीं थी क्या पता, भगवान जाने। वो क्या पता बैठे हो साथ में महिला और पुरुष और अचानक से कोई आपदा आ गई, वो वहीं निपट गए हो, बोलो, हमारा भी पता नहीं। तो समझ लीजिए इसकी खोज कैसे हुई। तो आप सबको बता दें कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में उस समय विद्वान थे, जो कि पुरातत्वविद भी थे, इंजीनियर भी थे और बहुत ज्ञान भी रखते थे पुरातात्विक वस्तुओं से संबंधित। तो इन्होंने इनको काम सौंपा गया, यही पुरातत्व विभाग के जनक हुआ करते हैं भारत में। इन्हीं के समय पुरातत्व विभाग ने अपने पैर जमाए थे भारत में और पुरातत्व की चीजों में इंटरेस्ट लेना चालू किया था अंग्रेजों ने। उस समय भारत को अंग्रेजों का हमने देखा गुलाम, कई सालों से हमने देखा बनाया गया। तो वो एक अलग मैटर, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 में, अलेक्जेंडर कनिंघम 2 बार उस टीले के, एक टीला था बहुत बड़ा हड़प्पा में, तो लोग उसे स्तूप समझा करते थे, या कोई लोग उसे धार्मिक स्थल भी समझे। वो मतलब एक तरीके से पहली बनी हुई थी कि टीला किससे संबंधित है। तो कई लोग उस टीले में मौजूद ईंटें और कोई सामान भी कई लोगों को खुदाई में मिल जाता था, क्षेत्रीय गांव ग्रामीण लोगों को, तो वो उसको अपने लिए इस्तेमाल में भी ले आते थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 2 बार उस टीले की यात्रा की, और 2 बार टीले की यात्रा करके भी उन्हें समझ में नहीं आया। कई चीजें मिली, ऐसा नहीं, उनको मोहरें मिली, उनको कई ईंटें भी मिली, पर वो उसका महत्व नहीं समझ पाया अलेक्जेंडर कनिंघम कि ये क्या महत्व की रखती हैं। तो इसके पश्चात ब्रेंटन बंधु वहां मौजूद, वो रेल की पटरी, आपको पता है भारत में जब डलहौजी वायसराय गवर्नर जनरल थे भारत के, तब भारत में ट्रेन चली मुंबई से थाने, प्रथम ट्रेन, द्वितीय ट्रेन कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चली, है कि नहीं। तो कई लोगों से मैं पूछता हूँ कि प्रथम जो ट्रेन चली मुंबई से थाने के बीच, तो बताइए द्वितीय ट्रेन कब चली। तो वो कह देते हैं कि वही ट्रेन वापस लौट के आ गई, वही दूसरी बार। भैया दूसरी ट्रेन कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चली। तो ट्रेन की पटरियां इसलिए बिछाई जा रही थी ताकि भारत का क्या कराया जा सके, भारत का जो आर्थिक भारत में पैसा था, जो जो कच्चा माल था, उन्हें बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके, और बने हुए माल को जो इंग्लैंड से आ रहा था बंदरगाह तक, उसे तेज गति से भारतीय बाजारों में पहुंचाया जा सके, ताकि भारत में जितना भी आर्थिक जो सशक्तिकरण है उसको समाप्त कर दिया जा सके। मतलब धन के निष्कासन का पूरा सिद्धांत था ये, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया। एक अलग मैटर, हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। इसलिए ट्रेन हमारे लिए नहीं चलाई थी, हम सोचे कि हमारे सामान के लिए, या हमें दूर गांव तक, एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए, शहर तक पहुंचने के लिए चलाई। हमारे लिए मालवाड़ा दरें भी भेदभावपूर्ण मूलक थी। हमें ट्रेन में बैठने भी नहीं दिया जाता था, मतलब ट्रेन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए थी, अंग्रेजों के आर्थिक लाभ के लिए। सैनिक पहुंचा देते तेजी से, ताकि सैनिक क्या कर सके, विद्रोह को तेज गति से रोक सके। परंतु इसका लाभ हमें भारत को ये मिला कि जब ट्रेन चली तो हम भी एक जगह से दूसरी जगह से, हम मानते हैं कि हम तो बैठेंगे, हम तो बैठे ट्रेन में, एक जगह से दूसरी जगह गए ट्रेन में हम, तो हमने भी हमारे विचारों को, जो उस समय राष्ट्रवाद पनप रहा था, उसको एक दूसरे गांव तक पहुंचाया, दूसरे शहर तक पहुंचाया कि भाई अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं, तो हमें भी भारत में एक दूसरे से जुड़ने में ट्रेन में महत्वपूर्ण। और दूसरी बात, जो भेदभाव था, जातिवाद या नस्लवाद का, हम एक दूसरे के साथ बैठे ट्रेन में, तो एक दूसरे से ऐसे टच हो रहे थे दोनों तरफ, तो टच हुए तो जातिवाद में भी कमी आई, भेदभाव की। चलो यार, जब हम ट्रेन में एक साथ बैठकर जा रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो क्या छुआछूत करें, है ना। तो ट्रेन ने भी भारत में राष्ट्रवाद और एकीकरण में भूमिका निभाई है। देखिए, कोई ना कोई संरचना किसी न किसी प्रदेश में होती है, उसका लाभ कहीं ना कहीं उस प्रदेश के लोगों को मिल रहा होता है इनडायरेक्टली। तो अंग्रेजों ने तो आधुनिक शिक्षा भी दी हमको, परंतु उस आधुनिक शिक्षा से हमने उन्हीं को पराजित कर दिया, अर्थात हमने उन्हीं के हथौड़े से उन्हीं की बेड़ियों को तोड़ दिया। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि हमें उन्होंने राष्ट्रवाद सिखाया, हमें उन्होंने आधुनिक संविधान, कानून, ये सब से परिचित कराया, ज्ञान विज्ञान तकनीक गणित तर्क से। हमने उसी को पढ़ के उन्हीं को भारत से बाहर कर दिया।
तो उन्हीं के हथौड़े से हमने उन्हीं को वीडियो को तोड़ा। चलो वो बात अलेक्जेंडर कनिंघम की आई तो हमने अंग्रेजों के बारे में भी थोड़ा जानने का आज मौका मिला और मॉडर्न हिस्ट्री में से हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के ये भाई साहब क्या जनक है। इन्होंने इंटरेस्ट लिया पर इनका इंटरेस्ट ऐसा अच्छा नहीं था, ना तो कोई अच्छा सा लेख लिखा, ना इन्होंने ये बताया कि भाई हड़प्पा जैसे स्थल से कोई उन्हें अच्छी चीज मिली हो, कि भाई कोई ऐसा जिज्ञासुवान प्रश्न लिखा हो, कुछ लिखा ही नहीं भाई साहब ने, ऐसे ही चले गए बिना कुछ बताए। मतलब इन्होंने भारतीय चीजों को कभी महत्वपूर्ण समझा ही नहीं, जबकि यार पूरी दुनिया आज हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर, विकास को लेकर आज भी लगी हुई है कि भाई कोई ना कोई तो ऐसा हमें राज मिल जाए या इस लिपि को पढ़ा जाए ताकि हम अपने आप को आज भविष्य में बचा सकें। पर ब्रेंटन बंधुओं ने भी ईंटें मिली, बहुत ईंटें थी वहां पर हड़प्पा में, तो इन्होंने ईंटें तोड़ तोड़ के पटरियों के नीचे लगा दी। लोग इनको गिट्टी नहीं मिली थी, ईंटें लगा दी। इतना नुकसान हुआ है हड़प्पा को भाई साहब। और 1921 में जाके तब जाके अध्यक्ष थे जॉन मार्शल और खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। से एक कहानी से समझ सकते हैं कि दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल को कहा, किसको कहा, जॉन मार्शल को, कि सर जी ब्रेंटन बंधु और अलेक्जेंडर का बड़े बड़े महान व्यक्ति जब वहां गए हैं तो उन्होंने भी वहां पर कुछ रहस्यात्मक वस्तुओं के बारे में स्थानीय स्तर के लोगों से चर्चा की, प्लीज मुझे वहां जाने दीजिए। तो मैंने बोला चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दयाराम साहनी गए वहां पर और वहां जाकर देखा दयाराम साहनी ने कि भाई कुछ बच्चे हैं, कुछ घर हैं जिनमें की कुछ अजीबो गरीब वस्तुएं का निर्माण में या बच्चों के खेलने में उपयोग किया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा ये सब चीजें आप कहाँ से प्राप्त करते? उन्होंने कहा टीले से। वो टीले के पास गए और टीले पर उन्होंने कहा खुदाई करो। खुदाई की तो भाई साहब पूरी दुनिया चकित हो गई, हे भगवान, ये भगवान क्या निकला है हड़प्पा में, क्या निकल, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा में क्या निकला है, पूरा नगर 1921। बताइए कब से बात की जा रही है, 53 से, और 1921 कितने साल हो गए, 70 साल में हड़प्पा को कितना नुकसान पहुंचा होगा। फिर लोगों, स्थानीय लोगों ने, ट्रेन बनाने वालों ने, पटरी डाल बनाने वालों ने, ट्रैक बनाने वालों ने, सबने नुकसान पहुंचा एक तरीके से। 21 में जाके पता चला, अरे यार यहाँ तो ये नगरीकरण सभ्यता थी, नगर था। इसकी इसी दौरान जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1922 में ही राखल दास बनर्जी ने, किसने, राखल दास बनर्जी ने भी क्या किया, मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की। कौन से स्थान की? इन्होंने, दयाराम साहनी ने किस स्थान की खोज की बच्चों? हड़प्पा की। और राखल दास जो बनर्जी थे, राखल दास बनर्जी थे, उन्होंने कौन से स्थान की खोज की? मोहनजोदड़ो स्थान की खोज की। दोनों ही बड़े बड़े शहर व्यापार के केंद्र हुआ करते थे, नगरीकृत थे और विशेष रूप से सुव्यवस्थित हुआ करते थे। और सितंबर 1924 में एक न्यूज, लंदन न्यूज में छपता है, एक दृष्टिकोण छपता है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होता है, हड़प्पा की खोज से संबंधित होता है, और इसी से यहाँ से घोषणा होती है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यह सभ्यता कैसी थी? कांस्यूकिन सभ्यता थी। कांस्यूकिन सोचो कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने तांबे में टिन को मिलाकर कांसा बना डाला, अर्थात उन्हें टेक्नोलॉजी का, उन्हें ज्ञान का, विज्ञान का ज्ञान था। सोचो उन्हें इस बात का ज्ञान था कि मिश्र धातु बनाई जा सकती है, और आज उनको इस बात का भी ज्ञान था कि मिश्र धातु ज्यादा दिनों तक चलती भी है। मिश्र धातु का उपयोग विभिन्न कार्यों में भी किया जा सकता है। मिश्र धातु तांबे से भी ज्यादा मजबूत होती है कांसा, और साथ में इसमें जंग लगने के भी ज्यादा चांसेस नहीं होते। सोचो कितने इंटेलिजेंट थे, इसके बाद भी पता हो गया तो हमें सोचना चाहिए कौन सी विभिन्न सभ्यता थी। अभी हमने देखा कि मनुष्य सिर्फ पाषाण और तांबे का इस्तेमाल कर रहा था, ताम्र पाषाण। अब देखिए कांस्ययुगीन सभ्यता, जहाँ मिश्र धातु कांसे का इस्तेमाल किया जा रहा था, तांबे में टिन मिला के। तो ये व्यापारीकृत, दूर दूर से मेसोपोटामिया, सोचो मेसोपोटामिया से लोग बाग यहाँ व्यापार करने के आते थे। सोचो यार कोई तुम्हारे देश में आ रहा हो व्यापार करने, और उल्टा कच्चा माल भारत से ले जाते थे, और भाई साहब सोना चांदी भारत लाते थे। इसलिए तो भारत को हड़प्पा काल से क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया, से ही नहीं कहा जाता। और अंग्रेज ऐसे इंटरेस्टेड नहीं थे भारत में। कहते थे अंग्रेज कि भारत में तो पसीना है, कीचड़ है, गंदगी है, तो क्या कर रहे थे तुम फिर भारत में, जब कीचड़ है, पसीना है, हम गंदे असभ्य लोग हैं, जंगली कहते थे हमें, डॉग से हमारी तुलना करते, डॉग एंड पीपल नॉट अलाउड। अरे शर्म करो। आज तुम्हारे उद्योगों को, तुम्हारी औद्योगिक क्रांति को हमने हमारे हमारे खून से सींचा है। ठीक है, आज तुम्हारे देश जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारे हमारे खून से सींचे हुए हैं। और आज हम अगर चिमनी लगा लेते हैं अपने देश में और कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, और यदि डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भाई उद्योग तो लगाने पड़ेंगे, और जैसे ही हमारी चिमनी में से थोड़ा बहुत कार्बन निकलता है तो क्या कहते हैं? अरे तुम पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हो भाई, तुम ना मतलब जलवायु परिवर्तन में सबसे मतलब बैड इफेक्ट आप ही डाल रहे हो। अरे भैया, जो औद्योगिक क्रांति तुम्हारे देश में हुई 1750 से 1850 में जो प्रारंभ हुई, और जो पीक पॉइंट पर 1850 से प्रारंभ हुई, उसका क्या, तब तब तुम्हारी चिमनियों ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया है, हमने नहीं किया भाई, है ना। अब तो अभी डेवलपमेंट करना प्रारंभ की। सोचो,
तो ये लोग ऐसे नहीं आए भारत व्यापार करने के लिए, आए भारत को निर्धन बनाने के लिए। पर याद रखना, भारत ना तो कभी निर्धन हुआ है ना होगा। कई लोग आए चले गए, परंतु भारत की पहचान, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत विश्व गुरु है, वो आज भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। भारत ने कोरोना काल में पूरी दुनिया को बता दिया, भारत ने अभी सिंदूर ऑपरेशन चला के पूरी दुनिया को बता दिया कि जो हमसे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। हुआ, चाहे वो कोरोना हो, चाहे आतंकवाद हो, कहीं का आतंकवादी हो। कोरोना भी एक आतंकवादी था, ये वो अप्रत्यक्ष आतंकवादी था, ये प्रत्यक्ष आतंकवादी है। और याद रखना, भारत की पहचान कोई नहीं मिटा पाया। इतने विदेशी आक्रमण हुए और अभी भी हो रहे हैं, और हम पूरी दुनिया को अभी भी मानवता का पाठ ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज में छपा यहाँ से, तो व्यापारीकृत पूरे विश्व से व्यापार करने के लिए लोग, अंग्रेज में मसाला के लिए व्यापार करने के लिए आए, विभिन्न वस्तुओं का, देखो हमें गुलाम बना लिया। तो मसाला की कहानी ने और विभिन्न वस्तुओं की व्यापारी कहानी ने कहीं ना कहीं हमारे गुलामी की कहानी लिख डाली, और देश आजाद हुआ बाद में। आज भी हम देखो व्यापार में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हड़प्पा काल से भारत में व्यापार चला आ रहा है। सोचो आप, हम कितने कुशल लोग होंगे हड़प्पा के, जो ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते थे, चाहे वो मोतियों की माला हो, चाहे वो सीप के मोती की बात हो, चाहे वो कोई अन्य वस्तु की बात हो, चाहे मृद भांड की बात हो, कि विदेशों तक वो वस्तुएं जाया करती थी, चाहे आभूषण हो, चाहे वो कोई अन्य उपकरण या बर्तन हो। ये नगरीकृत सभ्यता थी, अर्थात यहाँ नगर, यहाँ नगर थे, वो भी विकसित। कैसे नगर थे? स्मार्ट नगर क्रांति थी। क्रांति, सोचो, क्रांति मतलब परिवर्तन। एक ऐसा परिवर्तन यहाँ मौजूद था जो आज हम देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? स्मार्ट सिटी। ये प्रश्न आ चुका है कि हड़प्पा सभ्यता को स्मार्ट सिटी की संज्ञा दी जाएगी। हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता स्मार्ट सिटी के रूप में इंगित करती है, स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल, आज हम कहते हैं कि यातायात अच्छा होना चाहिए, आज हम कहते हैं रोडें अच्छी होना चाहिए, आज हम कहते हैं कि जो घर, जो आवास बनाए जा रहे हैं वो व्यवस्थित होना चाहिए। बोलिए, तो ये सब वेस्टेज के लिए नालियां होनी चाहिए, वो भी ढकी। हमारे यहाँ तो आज देखते हैं कई जगह नालियां खुली रहती हैं, बिल्कुल खुल्लम, कई जगह तो ढक्कन खुले रहते हैं। लोग फोन से बात करते करते जा रहे, पता नहीं कब पाताल में चले जाए, पता ही नहीं चलता। नाला नदी नाला बना दी, नाला खुले, उसमें कई जानवर ऐसे ऐसे लोग वो नहा रहे हैं। सोचो आप, खुले हैं। कई लोग तो रात में अगर कई नशे में जाते हैं तो वो नाले में अपना, उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ है, नाले में है कि स्विमिंग पूल में है। सोचो, वो नालियां ढकी थी। सोचो, वहां किसी प्रकार का गंदगी नहीं थी, स्वच्छ था। जगह जगह वेस्टेज के लिए, कूड़ा करकट के लिए उन्होंने पत्थरों के गड्ढे बना रखे थे, मेन हॉल थे सफाई करने के लिए। यार क्या डेवलपमेंट रहा होगा, क्या सभ्यता, क्या लोगों की सोच रही होगी। इसके बाद भी पता नहीं, सोचने वाली बात है। ये पढ़ेंगे हम, नगरीकृत सभ्यता थी। तो स्मार्ट सिटी की जो आज हम कंसेप्ट देखते हैं, वो कहाँ देखते हैं? हमारी हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं। इसका जो विस्तार है वो कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। कोई भी सभ्यता होती है वो नदी के पहले सीधे सीधे, फिर ऐसे विकसित होती है। पहले नदी की सीधे सीधे आएगी ऐसे, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से विकसित होती है। तो वैसे ही इसका भी आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। यह जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी की भी बात हुई थी जब सिंधु जल समझौता हुआ था, तब भी सुर्खियों में थी, याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चिनाब नदी जहाँ हड़प्पा सभ्यता के विकास में भूमिका निभा रही है, सिंधु घाटी सभ्यता भी, सिंधु नदी भी, तो वहीं सिंधु नदी की आज बात की, सिंधु जल समझौता की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से आप लिंक भी कीजिए कि करंट अफेयर्स में जो बात पूछी जा रही है वो कहीं इतिहास में किसी भी क्षेत्र से संबंधित है या बुढ़ापा से संबंधित है। बुढ़ापा से प्रश्न उठा लेगा, फिर आप कहेंगे यार ये कैसे पूछ लिया, क्योंकि वर्तमान में बात हो रही है उस संदर्भ में। तो चिनाब, मांदा, ये जम्मू कश्मीर में स्थान था। तो वहीं जहां उत्तर में मांडा तक फैली थी, तो वहीं दक्षिण में दायमाबाद, ये कितने किलोमीटर? 1400 किलोमीटर फैली थी उत्तर से दक्षिण तक। तो वहीं सुदकांगेड और पाकिस्तान ताशक नदी के किनारे, और वहीं 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी ये पूरब तक, हिंडन, आलमगीर, यूपी तक। तो ये त्रिभुजाकार में फैली हुई थी, दक्षिण से अपने उत्तर तक, और यहाँ पूरब से पश्चिम तक। पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर फैली हुई थी, और दक्षिण से उत्तर ये 1400 किलोमीटर फैली हुई थी। यहाँ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में दासक नदी के किनारे सुदकांगेडोर में यह हमें स्थान मिलता है। तो वहीं आलमगीर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे हमें यहाँ स्थान मिलता है। तो वहीं दायमाबाद, प्रवरन नदी के किनारे महाराष्ट्र में दायमाबाद प्राप्त होता है। तो वहीं चनाब, मांडा, जम्मू कश्मीर में यह से हमें अवशेष प्राप्त होते। तो लाखों किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता त्रिभुजाकार व्यवस्था में थी, कांस्युगीन सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी, और व्यापारीकृत सभ्यता थी। तो साथ में इसकी खोजकर्ता दयाराम साहनी है, जिन्होंने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, जॉन मार्शल उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, पुरातत्व विभाग के, उनके निर्देशन में आकार हुआ। तो वहीं जॉन मार्शल के ही समय राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक एक विशालकाय नगर की खोज की, और यहाँ आगे चलकर लंदन में एक लेख भी छपता है। किनके द्वारा? यह लेख जॉन मार्शल ने जो इस सभ्यता के ऊपर लिखा था, उसी पर यह लेख छपता है। घोषणा होती है कि हमने उस सभ्यता, सोचो, पूरी दुनिया में सबसे पहले सभ्यता हमने डेवलप की,
और एक गाना भी आता है, ये सब हमने दुनिया को सभ्यता सिखाई, हमने दुनिया को जीना सिखाया, जीरो दिया भारत ने, है ना। वैसी सभ्यता भी हम नहीं दी। तो हमने आज क्या कौन सी सभ्यता पढ़ी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, अलेक्जेंडर जैसे कनिंघम जो उस समय पुरातत्व विभाग के जनक थे, उन्होंने इसकी खोज करने का प्रयास किया, पर वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। तो जॉन मार्शल जो समय अंग्रेज, उस समय इस पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के प्रयासों से सभ्यता को दुनिया के सामने लाने का हमने प्रयास किया, और पहली नगरीकृत और पहली विकसित और व्यापारीकृत सभ्यता हमने आज देखी आपके सामने। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसा था, उसकी धार्मिक संस्कृति या उसकी वास्तुकला कैसी थी, वो लोग क्या ज्ञान विज्ञान गणित से परिचित थे कि नहीं, वो मूर्तिकला से परिचित थे कि नहीं, उनका पतन कैसे हुआ। वो स्थल जैसे कि धौलावीरा हो, चाहे चौहानों हो, चाहे कांगेडोर हो, चाहे मादा हो, दायमाबाद हो, चाहे वो लोथल हो, चाहे रंगपुर हो, है ना, चाहे भगवानपुरा हो, चाहे कई कई स्थल हो, हम सब जितने भी स्थल खोजे गए हैं 25-30 स्थल, उन पर हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक लीजिए धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।